चलिए बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जून 2023 की आरटीपी बेटा आज करने वाले हैं। जून 2023 आरटीपी ऑफ बिजनेस लॉ, ये हमारा आज के सेशन का बेटा एजेंडा है, आज के सेशन का टॉपिक है। ठीक है, जो आपकी बेटा दिसंबर 2023 की आरटीपी है वो ऑलरेडी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर बना चुका हूँ। इसका बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि बेटा आपको कब मिलेगा, आज मिल जाएगा, टुडे आज ही मिल जाएगा, ये भी एट 10 PM। ठीक है बेटा, ये भी आपको आज ही देखने को मिल जाएगा, रात्रि 10 बजे, रात को 10 बजे आपको ये वाला सेशन भी देखने को मिल जाएगा। दोनों ही सेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पर। आई विल रिकमेंड यू कि चाहे अभी तक आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली है या आपने प्रिपरेशन कम की है या नहीं किया है, जो भी आपका स्टेटस है, पर आप ये 2 आरटीपीज को जरूर करके जाइए। डेफिनेटली आपकी एग्जाम के अंदर बहुत सारी हेल्प होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को बेटा फटाफट से थम्स अप दे दीजिए, एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, ताकि आपकी दुआएं मिल जाए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स तक वीडियो पहुंच पाए। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, क्योंकि आपके एग्जाम्स तक कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर आने वाली है, कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस चैनल पर होने वाली है। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, कोई भी अपडेट आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी बेटा आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन है। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है बेटा तो क्लासेस को दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर जरूर कर दें। ये काम जरूर करें बेटा, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक हमारी क्लासेस पहुंच पाए। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बेटा। स्टार्ट करते हैं क्लास को। दिसंबर 2023 के क्वेश्चन फटाफट से लगाना बेटा स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, दिसंबर 23 के क्वेश्चन को फटाफट से लगाना बेटा स्टार्ट करेंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन है बेटा? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग अग्रीमेंट्स आर वैलिड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज बतानी है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और वॉइड, ये आपको बताना है। पहला पार्ट, ए हु ओन्स 2 कार्स इज सेलिंग रेड कार टू बी। ए है बेटा जिसके पास 2 कार्स है और वो रेड कार बी को सेल कर रहा है, बट बी थिंक्स ही इज परचेजिंग द ब्लैक कार। इसका मतलब बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लियरेंस नहीं है। कल भी हमने इसको एग्जांपल के अंदर लिया था, यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लियरेंस नहीं है। इसका मतलब बेटा ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। इसका मतलब आपका ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट। और थ्रेटन्ड टू शूट बी, क्या है भाई, क्या है क्या है क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, दोनों केसेस के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। इफ ही मतलब बी डज नॉट लैंड हिम ₹2 लाख एंड बी अग्रीड टू इट। भाई नहीं, ये आपका बेटा फ्री कंसेंट नहीं है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, ए अग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kgs ऑफ कोकेन। कोकेन बोले तो बेटा ड्रग्स, मतलब इलीगल एक्टिविटी, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं। आपकी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट बेटा दोनों लॉफुल होने चाहिए, यहाँ पर आपका अनलॉफुल है, इसलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट, ए आस्क बी इफ ही वांट्स टू बाय हिज बाइक फॉर ₹50,000 एंड बी अग्रीज टू बाय बाइक। ठीक है जी, सिंपल सी बात है बेटा, कंसिडरेशन के बदले में आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ये बनेगा बेटा आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, पहला आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना पॉइंट नंबर 4 के अंदर। लास्ट, 5th, मिस्टर एक्स अग्रीज टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट। ये भी बेटा बात आपकी नहीं बन पाएगी। ठीक है, आइए फटाफट से आपको सोल्यूशन दिखा देता हूं। देखो बेटा, केस नंबर ए के अंदर बेटा बात नहीं बन पाएगी। 2 कार है उसके पास बेटा और सेल कर रहा है वो रेड कार, लेकिन बी को लग रहा है कि बेटा ब्लैक कार मिलने वाली है। देयर इज नो कंसेंसस एट आइटम, हैंस नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पर आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, सेकंड केस के अंदर बेटा ए ने थ्रेटन किया था बी को, तो ये किसका केस हो गया बेटा? आपका कोर्जन का केस हो गया। कोर्जन का केस हो गया मतलब आपका बेटा फ्री कंसेंट नहीं है, इसलिए ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। यही हमने बात भी करी थी। तीसरे केस के अंदर बेटा बात कर रहे थे 100 kgs ऑफ कोकेन की, जो कि ड्रग्स है, और इसलिए बेटा ये क्या हो गया? इलीगल हो गया, क्योंकि कंसिडरेशन आपकी अनलॉफुल है, तो ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। यही बात हमने यहाँ पर भी करी थी।
केस नंबर 4, ए आस्क बी इफ ही वांट्स टू बाय हिज बाइक फॉर ₹50,000 और बी ने बेटा अग्री भी किया उसकी बाइक के लिए, तो ये अग्रीमेंट क्या है बेटा, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, हेंस इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हेंस इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टर एक्स अग्रीज टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में बेटा उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर बेटा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। तो यही हमने बेटा लिया था, यहाँ पर सिर्फ केस नंबर 4 आपका वैलिड रहेगा, बाकी सभी केसेस आपके क्या रहेंगे बेटा, वैलिड नहीं रहेंगे। पहला क्वेश्चन फटाफट से हमने खत्म कर दिया है। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर हरीश ओज पेमेंट ऑफ 3 बिल्स टू मिस्टर आशीष ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है जी, 12,120 रुपए बेटा जो कि ड्यू थे आपकी मई 2018 में, 5,650 रुपए जो कि ड्यू थे आपके अगस्त 2020 में, और 9,680 रुपए जो कि आपके ड्यू थे मई 2021 में। मिस्टर हरीश मेड पेमेंट ऑन 1 अप्रैल 2022 एज बिलो विदाउट एनी नोटिस ऑफ हाउ टू अप्रोप्रिएट देम। तो चेक से दिए बेटा उसने 9,680 रुपए और एक और चेक दिया बेटा उसने 15,000 रुपए का। आपको बताना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर किस तरीके से बेटा इसको अप्रोप्रिएशन में लेकर आओगे। जो बेटा मैंने आरटीपी करवाई है आपको दिसंबर 2023 वाली, उसके अंदर बेटा इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसने नहीं देखा बेटा उसको जाकर देख लेना, वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो भी आपका अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, और ये भी आपका अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आइए फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए, इफ द परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी एंड देयर आर सेवरल डेट्स टू बी पेड, तो वहां पर आपका बेटा सेक्शन 59, सेक्शन 60 और सेक्शन 61 एक्शन में आता है। जो हमने आरटीपी का क्वेश्चन किया बेटा उसके अंदर आपका सेक्शन 59, 60 और 61 तीनों से पूछा गया था बेटा, तीनों से ही पूछा गया था, इसलिए वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जाकर चैनल पे देखकर कर लेना। द डेटर हैज एट द टाइम ऑफ पेमेंट द राइट ऑफ अप्रोप्रिएटिंग द पेमेंट। ठीक है, डेटर के पास राइट है बेटा कि वो बता सकता है कि कौन सी डेट जो है पहले सेटल होगी और कौन सी डेट बाद में सेटल होगी। डेटर के पास पूरा पूरा राइट है। ठीक है जी, आइए, बट इन द प्रेजेंट केस मिस्टर हरीश हैड मेड 2 पेमेंट्स बाय वे ऑफ 2 चेक्स। 1 चेक वॉज एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ द बिल ड्रॉन, जो कि आपने देखा होगा 9,680 का। It could be understood, even though not specifically appropriated by Mr. Harish, that it will be against the bill of exact amount, that is 9,680 बेटा जो आपका मई 2021 के अंदर ड्यू था उसके अगेंस्ट वो आपका सेटल हो जाएगा। अब बात आएगी बेटा इस 15,000 रुपए को कैसे करोगे आप। चेक ऑफ 15,000 कैन बी अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट एनी लॉफुल डेट विच इज ड्यू इवन दो द सेम इज टाइम बार्ड। Hence, Mr. Ashish can appropriate the same against the debt of 12,120 which was due in 2018 and balance against 5,650 which was due in अगस्त 2022। तो किसी भी तरीके से आप बाकी सेटल कर दोगे। जो आपका 9,680 था बेटा वो तो आप 9,680 वाले बिल के अगेंस्ट ही सेटल कर दोगे, है ना। बाकी जो आपका 15,000 रुपये बचा बेटा, जो आपके बचे हुए 2 बिल्स हैं, किसी को भी आप सेटल कर दोगे, किसी को भी आप सेटल कर दोगे। चलिए जी, 2 क्वेश्चन समाप्त होते हैं आपके यहाँ पे, 2 क्वेश्चन समाप्त होते हैं आपके यहाँ पर, और हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। मिस्टर श्याम मुंद्रा वॉज अ बिग बिजनेसमैन हैविंग 1 सन एंड 1 मैरिड डॉटर, एक बेटा और एक मैरिड डॉटर। ही डिसाइडेड टू गिफ्ट हिज हाउस टू हिज डॉटर, उसने डिसाइड किया बेटा कि अपनी डॉटर को वो अपना हाउस गिफ्ट में देंगे, अपनी डॉटर को अपना हाउस वो गिफ्ट में देंगे। फॉर दिस पर्पस ही कॉल्ड हिज लॉयर एट हिज हाउस एंड मेड अ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर सच गिफ्ट। ठीक है जी, द लॉयर एडवाइज्ड हिम टू गेट द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रजिस्टर्ड। लॉयर ने बोला भाई जो भी आपके ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है उसको प्रॉपरली रजिस्टर आप करा लेना। When they both were going for registration of document, they met with an accident। ओहो, बेटा रजिस्ट्रेशन के लिए जा ही रहे थे कि बीच में उनका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और दोनों की बेटा वहां पर मृत्यु हो गई। They both died. Later the daughter found the document and claimed the house on the basis of that document। बाद में उसकी बेटी को बेटा वो डॉक्यूमेंट मिला और उसके बेसिस पर भी उसने बोला कि भाई ये घर तो अपन का है। Explain whether she can get the house as gift under the Indian Contract Act 1872। तो आपको बताना है बेटा कि क्या वो गिफ्ट के तौर पर उस हाउस को ले सकती है, यस और नो। सेक्शन 25 आपका यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। आइए,
Section 25 of Indian Contract Act 1872 provides that an agreement made without consideration is valid if it is expressed in writing and registered under law for the time being in force for the registration of documents and is made on account of natural love and affection. आपने एक्सेप्शंस पढ़ी थी ना बेटा, हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी. शॉर्ट टॉपिक्स के अंदर मैंने बोला था भाई यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एक्सेप्शन से, एक्सेप्शन ऑफ कंसिडरेशन, वहीं से क्वेश्चन है. In other words, a written and registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relation to each other is enforceable even without consideration. बिना consideration के भी बेटा ये आपका enforceable होता है. In the given problem, the transfer of house made by Mr. Shyam Mundra on account of natural love and affection between the parties standing in near relation to each other is written but not registered. Written तो है बेटा लेकिन registered नहीं है. Hence this transfer is not enforceable. इसलिए बेटा ये ट्रांसफर आपका enforceable नक्को हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, enforceable नहीं हो पाएगा. दोनों चीजें रिक्वायर्ड है बेटा, ध्यान रख लेना, दोनों चीजें रिक्वायर्ड है बेटा. रिटर्न भी होना चाहिए बेटा और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए. रिटर्न प्लस रजिस्टर्ड, रिटर्न और रजिस्टर्ड नहीं है, रिटर्न प्लस रजिस्टर्ड है. तो रिटर्न तो था लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हो पाया क्योंकि रजिस्टर कराने जा रहे थे उससे पहले उनका एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई. अगर रजिस्टर हो जाता तो उस केस के अंदर बेटा ट्रांसफर एनफोर्सिबल होता, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया इसलिए आपका ट्रांसफर एनफोर्सिबल नहीं होगा. ये आपका सही उत्तर बन जाएगा. 3 क्वेश्चंस बेटा फटाफट से हमने निपटा दिए. 3 क्वेश्चंस हमने फटाफट से निपटा दिए. अब निपटाएंगे क्वेश्चन नंबर 4. मिस्टर मुकुंद वॉन्ट्स टू सेल हिज कार. फॉर दिस पर्पस ही अपॉइंट्स मिस्टर पार्थ अ माइनर एज हिज एजेंट. आ गया भाई क्वेश्चन. चीख किया बेटा, बार बार अपने सेशंस के अंदर बोल रहा हूं, ध्यान रख लो, माइनर से क्वेश्चन आना ही आना है. कहीं पे भी अटके बेटा माइनर से क्वेश्चन आना ही आना है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दोनों के अंदर माइनर वाला भाई पार्ट अच्छे तरीके से कवर कर लो. यहां से क्वेश्चन आना ही है. मिस्टर मुकुंद इंस्ट्रक्ट्स मिस्टर पार्थ दैट कार शुड नॉट बी सोल्ड एट प्राइस लेस देन ₹2 लाख. ठीक है भाई, मिस्टर मुकुंद ने मिस्टर पार्थ जो कि एक माइनर है उसको अपना एजेंट रखा और उसको बोला कि भाई 2 लाख से कम के अंदर आपको इस कार को सेल नहीं करना. मिस्टर पार्थ इग्नोर्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर मुकुंद एंड सेल्स द कार टू मिस्टर नमन फॉर ₹1,50,000. भाई नहीं सुनी मिस्टर पार्थ ने, छोटा बच्चा है ना अभी, माइनर है, उसने मिस्टर मुकुंद की बात नहीं सुनी और उसने बेटा मिस्टर नमन को वो कार बेच दी ₹1,50,000 में. एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. और बेटा क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वेदर मिस्टर मुकुंद कैन रिकवर द लॉस ऑफ ₹50,000 फ्रॉम पार्थ, यस और नो, पहला क्वेश्चन. और दूसरा, मिस्टर मुकुंद कैन रिकवर हिज कार फ्रॉम मिस्टर नमन. तो 2 क्वेश्चन बेटा आपके सामने आए हैं. पहला, बोला था 2 लाख से कम नहीं बेचनी, फिर भी उसने 1.5 लाख में बेच दी, तो क्या बचे हुए ₹50,000 का लॉस वो मिस्टर पार्थ जो कि एक माइनर एजेंट है उससे कवर कर सकता है, यस और नो. और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बेटा कि क्या वो नमन से अपनी कार रिकवर कर सकता है. दीज आर दी 2 क्वेश्चंस. These are the 2 questions बेटा. आइए देखते हैं क्या इसका सही आंसर बनना चाहिए. देखते हैं बेटा क्या इसका सही आंसर बनना चाहिए. आ जाओ, क्या इसका सही आंसर बनना चाहिए. चलो जी, सेक्शन 11 से बेटा क्वेश्चन है आपका. इंडियन पार्टनरशिप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अ माइनर इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. हम सभी को पता है भाई एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता. अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. भाई स्टार्टिंग से क्या रहेगा, वॉइड रहेगा. लेकिन माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट. लेकिन एक माइनर बेटा एजेंट बन सकता है, बट ही विल नॉट बी लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट्स. ध्यान रखना है बेटा, एक माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक माइनर के साथ बेटा आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये पहली बात. लेकिन एक माइनर को बेटा आप एजेंट बना सकते हो, ये दूसरी बात. लेकिन वो एजेंट बेटा अपने प्रिंसिपल को किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा, किसी भी एक्ट के लिए बेटा लायबल नहीं होगा, ये आपकी तीसरी बात. ठीक है, तो इसी से आपको आंसर समझ में आ जाना चाहिए. इन द गिवन केस मिस्टर मुकुंद अपॉइंट्स मिस्टर पार्थ अ माइनर एज हिज एजेंट टू सेल हिज कार. Mr. Mukund clearly instructed Mr. Parth that the minimum sale price should be ₹2 lakh, but Mr. Parth sold the car for ₹1,50,000 to Naman. Considering the facts, although the contract between Mr. Mukund and Parth is valid,
मिस्टर पार्थ विल नॉट बी लायबल फॉर हिज एक्ट्स टू हिज प्रिंसिपल, अपने एक्ट्स के लिए बेटा अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट लायबल नहीं होगा, इसलिए बेटा मिस्टर मुकुंद कोई भी पैसा उससे रिकवर नहीं कर सकते। मिस्टर मुकुंद कैन नॉट रिकवर द लॉस ऑफ ₹50,000 फ्रॉम अ माइनर एजेंट। ठीक है जी। और चूंकि बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ मिस्टर मुकुंद और पार्थ के बीच में, दैट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए मिस्टर मुकुंद कार भी वापस नहीं ले पाएगा। मजे की बात, मिस्टर नमन परचेज्ड द कार फ्रॉम एजेंट ऑफ मिस्टर मुकुंद एंड ही गॉट द गुड टाइटल, हेंस मिस्टर मुकुंद कैन नॉट रिकवर हिज कार फ्रॉम मिस्टर नमन, इसलिए बेटा मिस्टर नमन से वो कार को रिकवर नहीं कर पाएगा। मिस्टर नमन से वो कार को रिकवर बेटा नहीं कर पाएगा, नक्को कर पाएगा। पूरा क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक बच्चों आप सभी को क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां से नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। आइए बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। अरे कहां भाग गया भाई, आओ। क्वेश्चन नंबर 5, मुकेश इज रनिंग अ ग्रोसरी स्टोर इन दिल्ली। He sells his grocery business, including goodwill worth ₹1 lakh to Rohit for a sum of ₹5 lakh। उसने अपना बिजनेस जो कि ग्रोसरी का था और अपने 1 लाख रुपए की इक्वल वैल्यू की गुडविल, टोटल 5 लाख रुपए के अंदर उसने बेटा उसने सब कुछ बेच दिया। आफ्टर द सेल ऑफ गुडविल रोहित मेड एन एग्रीमेंट विद मिस्टर मुकेश। एज पर दिस एग्रीमेंट मुकेश कैन नॉट ओपन अनदर ग्रोसरी स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस इन द होल ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 10 years। पूरे भारत के अंदर बेटा अगले 10 साल तक वो सेम काम नहीं कर सकता, ये एग्रीमेंट हुआ। हाउएवर मुकेश ओपन्स अनदर स्टोर इन द सेम सिटी 2 months लेटर, लेकिन 2 महीने के अंदर ही बेटा मुकेश ने खोला भी 2 महीने के अंदर और उसी सेम सिटी के अंदर खोल लिया। बात तो इंडिया की हुई थी और उसने सेम सिटी के अंदर ही खोल डाला, क्या बात है। वट आर द राइट्स अवेलेबल विद मिस्टर रोहित रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन मुकेश विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। याद होगा बेटा आपको। आइए रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड से आइए, सेक्शन कौन सा था बेटा, 27। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एनी एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेन्स अ पर्सन फ्रॉम कैरिंग ऑन लॉफुल ट्रेड प्रोफेशन और बिजनेस इज वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है जी। कैसा रहता है बेटा, वॉइड एग्रीमेंट, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी थी। क्या एक्सेप्शंस थी बेटा, ऑन द स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस इंक्लूड्स सेल ऑफ गुडविल, द रिस्ट्रेन एज टू सेल ऑफ गुडविल वुड बी अ वैलिड रिस्ट्रेन प्रोवाइडेड। इसको बेटा हम एक वैलिड रिस्ट्रेन मानेंगे। वेयर द रिस्ट्रेन इज टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस, द रिस्ट्रेन शुड बी विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के अंदर होना चाहिए बेटा। एंड द रिस्ट्रेन शुड नॉट टू कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस आफ्टर सेल ऑफ गुडविल टू द बायर फॉर अ प्राइस, एंड द रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बेटा होनी चाहिए। रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स एज कंसीडर्ड बाय कोर्ट। बहुत सारे बेटा नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये रीजनेबल है या नहीं, वो आपका कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है जी। आइए अपने केस के ऊपर वापस आते हैं। इन द गिवन केस मुकेश ने क्या किया बेटा, अपनी गुडविल सेल करी और बोला कि भाई अगले 10 साल तक पूरे इंडिया के अंदर मैं सेम काम नहीं करूंगा। द रिस्ट्रिक्शन ऑन रिस्ट्रेन टू सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड शुड बी रीजनेबल टू मेक इट अ वैलिड agreement. Hence, Rohit cannot take any legal action against Mukesh as the restriction is unreasonable। भाई unreasonable restriction है ना, ये restriction आपकी reasonable नहीं बन पाई। Hence, the agreement made between in restraint of trade between Mukesh and Rohit is void agreement, और उसके अगेंस्ट आप कुछ भी अब नहीं कर पाओगे। अगर वैलिड एग्रीमेंट होता तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते थे कि भाई क्यों खोल लिया आपने फिर से सेम बिजनेस, बट रिस्ट्रिक्शन आपकी थी अनरीजनेबल, जिसकी वजह से आपका अग्रीमेंट हुआ वॉइड, और उसकी वजह से बेटा आप कुछ भी उसके अगेंस्ट आप नहीं कर पाओगे, कुछ भी उसके अगेंस्ट बेटा आप नहीं कर पाओगे। 5 क्वेश्चंस होते हैं बेटा, टाटा बाय बाय। आइए क्वेश्चन नंबर 6। पी लेफ्ट हिज कैरेज ऑन डीज प्रीमाइसेस। पी ने बेटा अपना कैरेज डी के प्रीमाइसेस के अंदर छोड़ दिया। लैंडलॉर्ड ऑफ डी सीज्ड द कैरेज अगेंस्ट द रेंट ड्यू फ्रॉम डी। जो बेटा डी का लैंडलॉर्ड था उसने रख लिया सामान को, बोला भाई तुम्हारा रेंट ड्यू है, हम नहीं दे रहे। पी पेड द रेंट एंड गॉट हिज कैरेज रिलीज्ड। पी ने भाई बोला लो यार इसका रेंट है मेरे से ले लो आप, लेकिन मेरा कैरेज मुझे दे दो, मुझे चाहिए है।
कैन पी रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डी। आपको बताना है बेटा क्या ये अमाउंट रिकवर हो सकता है डी से। जब रिवीजन कर रहे थे बेटा, कराया था मैंने सेक्शन नंबर 69, आपको याद होगा सेक्शन 69 बेटा बोला भी था, इंपॉर्टेंट है। आइए, सेक्शन 69 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट्स दैट अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी which another person is bound by law to pay and who therefore pays is entitled to get it reimbursed by other। बिल्कुल भाई उसकी एंटाइटलमेंट बनती है कि वो उसको रिम्बर्स करा सकता है। Hence in the given case D was lawfully bound to pay the rent, लेकिन P ने बेटा क्या किया, इंटरेस्ट था उसको पेमेंट देने में क्योंकि उसके बदले ही उसका सामान मिलना था उसको। Hence being an interested party P made the payment and can recover the same from D। इंटरेस्टेड पार्टी था बेटा पी, क्योंकि जब पेमेंट देगा तभी तो उसको सामान उसका मिल पाएगा, और इसी वजह से बेटा वो रिकवर कर सकता है अपना अमाउंट मिस्टर डी से। रिकवरी इज पॉसिबल, रिकवरी इज पॉसिबल। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अभियुक्त परचेज्ड 100 kg ऑफ व्हीट फ्रॉम भास्कर एट ₹30 पर केजी। 30 रुपया प्रति केजी के हिसाब से उसने बेटा 100 kg व्हीट परचेज किया है। भास्कर says that wheat is in his warehouse in the custody of किशोर the warehouse keeper, जो कि उसका warehouse का ध्यान रखता है। किशोर confirmed अभियुक्त that he can take the delivery of wheat from him and till then he is holding wheat on अभियुक्त's behalf। कह रहा भाई आप आकर डिलीवरी ले सकते हो, अभी मैं आपके हिस्से का होल्ड कर लेता हूँ wheat। Before अभियुक्त picks the goods from warehouse, the whole wheat in the warehouse has flowed in flood। उससे पहले बेटा सब कुछ खराब हो गया आपका बाढ़ के अंदर, फ्लड के अंदर। नाउ अभियुक्त वांट्स हिज प्राइस ऑन द कंटेंशन दैट नो डिलीवरी हैज बीन डन बाय द सेलर। इस बेसिस पर बेटा वो रिकवरी चाहता है कि डिलीवरी नहीं की गई सेलर के द्वारा। आपको बताना है बेटा क्या आपकी व्यू है एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आपका क्या कहना है एज पर सोगा 1930। आइए सबसे पहले बेटा डिलीवरी समझ लेना है कौन सी थी, तभी इस क्वेश्चन को निकाल पाओगे, वरना परेशान हो जाओगे। आइए, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 3 टाइप्स की डिलीवरी बेटा आपकी होती है। पहली होती है आपकी एक्चुअल डिलीवरी, दूसरी होती है आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, तीसरी होती है आपकी सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक 3 टाइप्स की डिलीवरी आपकी होती है। When delivery is effected without any change in the custody or actual possession of the things, it is called constructive delivery और delivery by acknowledgement। ठीक है जी, क्योंकि एक्चुअल पोजेशन या कस्टडी तो चेंज नहीं हुआ ना बेटा यहाँ पर, तो ये क्या होती है आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू सेलर एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही इज होल्डिंग द गुड्स ऑन बायर्स बिहाफ। On the basis of the above provisions and facts, it is clear that possession of the wheat has been transferred through constructive delivery। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो चुकी है इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आपका पोजेशन ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया है, और पोजेशन एक बार ट्रांसफर हो गया तो इसका मतलब क्या है बेटा, रिस्क किसका, रिस्क किसका, रिस्क किसका, बोलो बोलो बोलो, रिस्क हो गया बेटा यहाँ पर बायर का। हेंस अभियुक्त इज नॉट राइट एंड ही कैन नॉट क्लेम द प्राइस बैक। ठीक है जी, पोजेशन आपका था तो लॉस भी आपका ही होगा। इस केस के अंदर बेटा आप कोई भी पैसा वापस रिकवर ना ही कर पाओगे। ठीक है जी, कोई भी पैसा आप वापस रिकवर ना ही कर पाओगे। बहुत बढ़िया जी, 7 क्वेश्चंस फटाफट से हमने निपटा दिए। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 7 के बाद 8, 7 के बाद 8। प्रियांश ऑर्डर्स एन आयरन विंडो टू एन आयरन मर्चेंट। एक सेकेंड, हाँ, प्रियांश ऑर्डर्स एन आयरन विंडो टू एन आयरन मर्चेंट फॉर हिज न्यू हाउस। आयरन मर्चेंट सेंड्स हिज टेक्नीशियन टू टेक द साइज ऑफ द विंडोज। उसने बेटा भाई टेक्नीशियन भेज दिया कि चलो साइज वाइज लेकर आओ। द टेक्नीशियन कम्स एट द साइट एंड टेक्स साइज ऑफ द एरिया वेयर विंडो टू बी फिटेड। Afterwards, iron merchant on discussion with his technician intimates Priyansh that cost of the window will be ₹5,000 and he will take ₹1,000 as advance। उसने बोला भाई 5,000 रुपये लगेंगे आपकी विंडो को लगाने में, और 1,000 रुपीज में एडवांस इसमें से लूंगा। प्रियांश गिव्स ₹1,000 एज एडवांस। प्रियांश ने बेटा 1,000 रुपये एडवांस दे दिए, एंड रेस्ट आफ्टर फिटिंग ऑफ विंडो। आफ्टर 3 days when technician tried to fit the window made by him at the site of Priyansh, it was noticed that size of the window was not proper। तब पता लगा भाई विंडो का साइज प्रॉपर नहीं था। प्रियांश रिक्वेस्ट द आयरन मर्चेंट either to remove the defect
और रिटर्न हिज एडवांस। उसने बोला भाई या तो आप डिफेक्ट को ठीक कर दो या पैसे वापस कर दो। आयरन मर्चेंट रिप्लाइज दैट द विंडो वॉज स्पेसिफिकली मेड फॉर हिज साइट एंड द डिफेक्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड और नॉर इट कैन बी ऑफ अदर यूज, सो रिफंड विल नॉट बी पॉसिबल। रादर पीयूष शुड गिव हिम द बैलेंस ऑफ ₹4,000। उसने बोला भाई एडवांस मनी का तो कुछ आपको मिलेगा नहीं, बल्कि आप मुझे 4,000 रुपये जो बैलेंस बचता है वो भी दे दो, क्योंकि ये विंडो स्पेसिफिकली मैंने आपकी साइट के लिए बनाई थी। इसका डिफेक्ट ना तो ठीक हो सकता, ना ही मैं इसको कहीं और अपनी दूसरी साइट पर यूज कर पाऊंगा। तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा एडवांस पैसे का, और 4,000 रुपया जो बचा हुआ है वो भी दे दो। स्टेट विद रीजन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सोगा 1930 वेदर पीयूष कैन टेक हिज एडवांस बैक। क्या बेटा पॉसिबल है प्रियांश के लिए, पीयूष बोल दिया मैंने गलती से, क्या प्रियांश के लिए पॉसिबल है अपना एडवांस वापस लेना या नहीं, ये आपको बताना है। इंटरेस्टिंग केस स्टडी है बेटा। आइए, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। क्या इम्प्लाइड कंडीशन होती है बेटा? दैट द गुड्स शुड बी इन मर्केंटेबल पोजीशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जिस समय पर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो बेटा, आपके गुड्स मर्केंटेबल पोजीशन के अंदर होने चाहिए। समटाइम्स द पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड मे बी ascertained from the facts and conduct of the parties to the sale or from the nature of description of the articles purchased. In such a case, the buyer need not tell the seller for the purpose for which he buys the goods. उस केस के अंदर तो बेटा बताने की जरूरत ही नहीं है ना, जो कि आपका ascertainable है, वहां पर तो बायर को अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। Hence, on the basis of our provisions and facts given in the question, it is clear that as window size was not proper, window was not in merchantable condition. बेटा अगर आप विंडो लगवा रहे हो, अगर आप विंडो का कुछ काम करवा रहे हो और उसका साइज ही बेटा सही नहीं है, तो आप कैसे मान के चलोगे कि वो मर्केंटेबल पोजीशन के अंदर है? डेफिनेटली वो मर्केंटेबल पोजीशन के अंदर इस केस के अंदर नहीं है। Hence the implied condition as to merchantability was not fulfilled and Priyansh has the right to avoid the contract and recover his advance money back. ठीक है जी, ठीक है जी। जो आपकी मर्केंटेबल कंडीशन वाली सिचुएशन है, कंडीशन है, वो बेटा फुलफिल नहीं हो रही, जिसके बेसिस पर प्रियांश अपना एडवांस मनी वापस ले सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था। 8 क्वेश्चन समाप्त। आइए क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से निपटाते हुए चल रहे हैं बेटा हम तो। आयुष्मान इज द ऑनर ऑफ अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली। ठीक है जी, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है आपकी और उसका ऑनर है आयुष्मान। He wants to sell the property and for this purpose he appoints Ravi a mercantile agent with the condition that Ravi will not sell the house at a price less than ₹5 crore। उसने एक मर्केंटाइल एजेंट को बेटा हायर किया और उसको बोला भाई 5 लाख रुपए से कम आपको इसको सेल नहीं करना। रवि सेल्स द हाउस फॉर ₹4 crore टू मुदित। भाई सारे नालायक है। ऊपर एक माइनर एजेंट था, उसको बोला भाई 2 लाख से कम नहीं बेचना, उसने 1.5 लाख में बेच दिया। यहाँ पर एक मर्केंटाइल एजेंट है, उसको बोला भाई 5 करोड़ से कम नहीं बेचना, उसने 4 करोड़ में बेच दिया। क्या बात है? तो मुदित को बेच दिया बेटा उन्होंने 4 करोड़ में, जिन्होंने गुड फेथ के अंदर उसको परचेज कर लिया। रवि मिस अप्रोप्रिएटेड द मनी रिसीव्ड फ्रॉम मुदित। आयुष्मान फाइल्स अ स्यू अगेंस्ट मुदित टू रिकवर हिज प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो रवि ने क्या किया बेटा, उस पैसे को इधर उधर कर दिया और आयुष्मान ने स्यू किसके अगेंस्ट फाइल किया बेटा? मुदित के अगेंस्ट, जिसने 4 करोड़ रुपए दिया था एजेंट को। डिसाइड विद रीजंस कैन आयुष्मान डू सो अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो क्वेश्चन आपसे ये है बेटा कि क्या आयुष्मान बेटा मुदित को स्यू कर सकता है? क्या आयुष्मान बेटा मुदित को स्यू कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, यस और नो? आइए जी, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27 ऑफ सोगा 1930, a sale made by a mercantile agent of the goods would pass a good title to the buyer in the following circumstances। किस किस केस के अंदर बेटा गुड टाइटल पास हो जाएगा आपका? पहला, if he was in possession of the goods or documents with the consent of the owner। ऑनर के कंसेंट से या तो गुड्स का पोजेशन उसके पास था या डॉक्यूमेंट्स का पोजेशन उसके पास था, उस केस के अंदर बेटा गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा टू द बायर। सेकंड, if the sale was made by him when acting in the ordinary course of business as a mercantile agent। अगर बेटा वो ordinary course of business के अंदर एक mercantile agent के तौर पे काम कर रहा है तो डेफिनेटली बेटा उसके पास राइट है। Then
इफ द बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ एंड हैज एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी टू सेल। इन तीनों ही केसेस के अंदर बेटा आपका गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजंस it can be said that Ravi, the mercantile agent, sells the property to Mudit, who bought in good faith, and Mudit obtained a good title of that residential property. उसको बेटा good title मिला है, hence आयुष्मान cannot recover his property from Mudit. इसलिए बेटा आयुष्मान मुदित से अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर सकता, rather आयुष्मान can recover his loss from Ravi. ठीक है, तो इस केस के अंदर बेटा आयुष्मान क्या कर सकता है, मुदित से तो बेटा कुछ भी रिकवरी नहीं हो पाएगी उसकी, क्योंकि मुदित ने भाई गुड फेथ के अंदर गुड टाइटल रिसीव कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ बेटा उसके पास ऑप्शन है कि वो रवि से बेटा रिकवरी के लिए जाए। ठीक है जी, रवि के थ्रू रिकवरी ले सकता है, वो मुदित से कोई भी रिकवरी नहीं ले पाएगा, क्योंकि मुदित इज द ऑनर ऑफ हाउस नाउ, उसके पास बेटा गुड टाइटल पहुंच चुका है, उसके पास गुड टाइटल पहुंच चुका है। ठीक है जी, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पर। ए अग्रीज टू सेल सर्टेन गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डेट ऑन 10 days क्रेडिट। ए ने बेटा बी को कुछ गुड्स दिए हैं 10 दिन के क्रेडिट के ऊपर। द पीरियड ऑफ 10 days एक्सपायर्ड एंड गुड्स वर स्टिल इन द पोजेशन ऑफ ए। 10 दिन का पीरियड बेटा खत्म हो चुका है और पोजेशन अभी भी गुड्स का किसके पास है, ए के पास। बी हैज ऑल्सो नॉट पेड द प्राइस ऑफ द गुड्स, तो पोजेशन भी अभी ए के पास है और बी ने अभी तक बेटा प्राइस भी पे नहीं किया है गुड्स का। बी बिकम्स इंसॉल्वेंट, बी हो गया बेटा इसी सब के अंदर इंसॉल्वेंट। ए रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन ऑन द गुड्स, कैन ही डू सो अंडर द सोगा 1930। बेटा इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका था अनपेड सेलर का, एक आपका अनपेड सेलर से क्वेश्चन था बेटा आरटीपी दिसंबर 23 के अंदर, वो मैंने करवाया है, उस वीडियो को जाकर जरूर चेक कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन के अंदर आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। आइए, लियन इज द राइट ऑफ अ पर्सन टू रिटेन द पोजेशन। ठीक है, लियन का सिंपल सा मतलब होता है बेटा कि पोजीशन आपके पास रिटेन्ड है, पोजीशन आपके पास रिटेन्ड है। द अनपेड सेलर हैज ऑल्सो राइट ऑफ लियन ओवर द गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड एज पर सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 provides that unpaid seller who is in the possession of the goods is entitled to exercise his right of lien in the following cases। ऐसा अनपेड सेलर बेटा जिसके पास पोजेशन अभी भी है, ऐसा अनपेड सेलर जिसके पास पोजेशन अभी भी है गुड्स का, वो राइट ऑफ लियन का इस्तेमाल कर सकता है इन फॉलोइंग केसेस के अंदर। कौन कौन से केसेस है बेटा, पहला वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। नंबर 2 वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, आपने क्रेडिट पर भेजा लेकिन उसकी टर्म एक्सपायर हो चुकी है। एंड नंबर 3 वेयर द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट इवन दो द पीरियड ऑफ क्रेडिट हैज नॉट बीन एक्सपायर्ड, चाहे क्रेडिट का पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ लेकिन आपका बायर इंसॉल्वेंट हो गया। इन तीनों ही केसेस के अंदर आप राइट ऑफ लियन का इस्तेमाल कर सकते हो। इन द गिवन केस ए ने बेटा अग्री किया बी को गुड्स देने का, 10 days का क्रेडिट दिया, द पीरियड ऑफ 10 days हैज एक्सपायर्ड, बी हैज नीदर पेड द प्राइस ऑफ द गुड्स नॉट टेकन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, ना तो बेटा उसने प्राइस पे किया ना ही उसने पोजेशन लिया गुड्स का। दैट मीन्स द गुड्स आर स्टिल फिजिकली इन द पोजेशन ऑफ ए हु इज द सेलर। इन द मीन टाइम बी क्या हो गया बेटा, इंसॉल्वेंट भी हो गया। In the given case, A is entitled to exercise the right of lien on the goods because the buyer has become insolvent and the term of credit has expired without any payment of the price। ठीक है जी, बायर आपका हो चुका है बेटा इंसॉल्वेंट और उस केस के अंदर आप राइट ऑफ लियन का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन बेटा समाप्त होते हैं 20 में से, आधा काम हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है। मजा आ रहा है वीडियो में तो बेटा फटाफट से थम्स अप दे दो, एक फटाफट से बेटा एक लाइक ठोक दो ताकि बाकी बच्चे भी बेनिफिट ले और उनको भी मजा आए। फटाफट से बेटा एक लाइक ठोक दो भाई, एक लाइक ठोक दो। बहुत बढ़िया जी। ठोक दिया दोस्तों लाइक, चले आगे।
चलो जी आगे चलो, आइए बेटा चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट टू सेल एंड सेल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये टॉपिक आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरटीपी दिसंबर 23 के अंदर भी बेटा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। जब मैंने बोला था कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और देखो यहाँ पर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन था जून 2023 की आरटीपी के अंदर। आइए बेटा फटाफट से देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की। सेल के अंदर बेटा जो आपका गुड्स है वो इमीडिएटली पास हो जाते हैं बायर को, है ना। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होगा बेटा, किसी फ्यूचर डेट के अंदर आपका गुड्स पास होगा। ओके, फिर हम बात करेंगे बेटा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ये आपका है बेटा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड। लेकिन ये क्या है बेटा आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए बेटा भी कंसिडरेशन फ्यूचर डेट पर पे होगी। ठीक है जी, ये है आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये है आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम बात करेंगे बेटा रेमेडीज फॉर ब्रीच। अगर ब्रीच होता है तो क्या रेमेडीज अवेलेबल है। ठीक है, द सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी देयर इन टू द बायर। डेफिनेटली बेटा आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर चुके हो, पोजेशन जा चुका है, टाइटल जा चुका है, तो सेलर बायर को स्यू यहाँ पर कर पाएगा। ठीक है, सेलर बायर को स्यू यहाँ पर कर पाएगा। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल के अंदर बेटा अभी आपका टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है। द अग्रीड पार्टी कैन स्यू फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस। यहाँ पर आपको अगर कोई डैमेज हुआ है तो सिर्फ उसी के लिए बेटा आप क्लेम डाल सकते हो, सिर्फ उसी के लिए आप क्लेम डाल सकते हो। प्राइस के लिए आप यहाँ पर क्लेम नहीं डाल पाओगे, प्राइस के लिए आप यहाँ पर क्लेम नहीं डाल पाओगे, क्योंकि प्राइस तो अभी एक्चुअली पे ही नहीं हुआ ना बेटा, वो तो फ्यूचर डेट पे होना है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज की। अ सब्सीक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इज द लाइबिलिटी ऑफ द बायर। क्योंकि बेटा पोजीशन किसके पास है, बायर के पास, तो कोई भी फ्यूचर लॉस होगा तो उसको कौन बियर करेगा, बायर। लेकिन यहाँ पर बेटा कोई भी फ्यूचर लॉस होगा तो उसको कौन बियर करेगा, सेलर बियर करेगा, क्योंकि पोजीशन अभी उसके पास है। सेम अगर हम बात करते हैं बेटा रिस्क की, तो रिस्क ऑफ लॉस किसके पास है बेटा, बायर के पास, क्योंकि ऑनरशिप उसके पास ही है। लेकिन यहाँ पर रिस्क ऑफ लॉस है बेटा जो सेलर के पास रहेगा, क्योंकि ऑनरशिप यहाँ पर सेलर की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा नेचर ऑफ राइट्स की। क्रिएट्स जस इन रम, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और यहाँ पर आएगा आपका जस इन पर्सोना। ठीक है, मीन्स राइट्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर बेटा राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। आइए नेक्स्ट आपका राइट ऑफ रीसेल। बेटा गुड्स पास हो चुके हैं, गुड्स का टाइटल पोजीशन जा चुका है बायर के पास, तो सेलर यहाँ पर रीसेल उसको नहीं कर सकता, क्योंकि उसके तो अब गुड्स ही नहीं रहे ना भाई, ना तो उसके पास पोजीशन है ना ही उसके पास टाइटल है, कैसे रीसेल करेगा। लेकिन 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 अग्रीमेंट टू सेल के अंदर अभी तक पोजीशन और ऑनरशिप किसके पास है, सेलर के पास है, इसलिए बेटा वो उसको रीसेल कर सकता है, ही में रीसेल देम। अब हम बात करेंगे बेटा इन केस अगर आपका बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, द ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स। द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स बेटा, क्योंकि यहाँ पर तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ था ना बच्चा, घूम फिर के यही पॉइंट बनता है आपका। तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस थे, अच्छे तरीके से इसको कर लेना। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 एक बड़ा सा केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 12 एक बड़ा सा केस स्टडी। मिस्टर राम एंड मिस्टर रहीम आर वर्किंग एज अ टीचर इन ईश्वर चंद विद्यासागर हायर सेकेंडरी स्कूल, ओह, एंड ऑल्सो आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो दोनों टीचर्स हैं बेटा स्कूल के अंदर और आपस में फ्रेंड्स भी हैं। They jointly purchased a flat which was given on rent to Mr. John. It was decided between landlords and the tenant that the rent would be rupees 10,000 per month, inclusive of electricity bill. 10,000 रुपये प्रति महीने का आपका रहेगा बेटा रेंट, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूडेड रहेगा। It means electricity bill will be paid by landlords only. The landlords by mistake did not pay the electricity bill for the month of March 2021. ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कट द कनेक्शन, जिसकी वजह से बेटा बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। मिस्टर जॉन हैज़ टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹2800 एंड 200 एज पेनल्टी। तो 2800 रुपये उसको बिल भी भरना पड़ा, साथ में 200 रुपये का पेनल्टी भी देना पड़ा, जिससे आपकी बेटा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिज्यूम हो पाए। मिस्टर जॉन क्लेम्ड ₹3000 फ्रॉम मिस्टर राम, बट मिस्टर राम रिप्लाइड दैट ही इज लायबल ओनली फॉर ₹1500।
उसने बोला भाई मैं क्यों दूंगा, मैं तो 1500 रुपया ही दूंगा ना। मिस्टर जॉन सेड दैट मिस्टर राम एंड मिस्टर रहीम आर पार्टनर्स, देयरफॉर ही कैन क्लेम द फुल अमाउंट फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टनर। उसने बोला भाई तुम दोनों तो पार्टनर हो, मैं तो किसी से भी पूरा का पूरा क्लेम कर सकता हूं। Explain whether under the provision of Indian Partnership Act 1932 Mr. Ram is liable to pay whole amount of rupees 3000 to Mr. John। तो सिंपल सा आपको बताना है बेटा कि क्या जॉन पूरे के पूरे 3000 रुपये होल 3000 रुपीज राम से क्लेम कर सकता है या नहीं, ये आपका बेसिक क्वेश्चन यहां से है। आइए बच्चों आइए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप का मतलब क्या है बेटा? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देयरफॉर डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट, यहाँ पर बेटा एग्रीमेंट है पार्टीज के बीच में। दूसरा किस चीज के लिए एग्रीमेंट है बेटा? बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। तीसरा बिजनेस से क्या होने वाला है बेटा? आपको प्रॉफिट होने वाला है। और चौथा द बिजनेस वॉज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये चार कंडीशंस आपकी बेटा पूरी होनी चाहिए। एक पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस के लिए आपकी ये चार कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ अवर प्रोविजंस एंड फैक्ट्स प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, मिस्टर राम एंड मिस्टर रहीम कैन नॉट बी सेड अंडर पार्टनरशिप। क्यों बेटा? एज दे आर टीचर्स इन अ स्कूल एंड जस्ट परचेज्ड अ फ्लैट जॉइंटली। उनका भाई बिजनेस मोटिव नहीं है यहाँ पर, they are not carrying on some business. By merely giving the flat on rent, they are not doing any business. They are just earning the income from the property under their co-ownership. सिर्फ और सिर्फ बेटा वहां से इनकम जनरेट कर रहे हैं वो, that is not their business. Hence there is no partnership between them. Therefore Mr. Ram is liable to pay his share only, that is rupees 1500, and Mr. Join has to claim rest rupees 1500 from Rahim. तो बेटा ज्वाइंटली ही वो लाइबिलिटी को बियर करेंगे, दोनों 1500 रुपये ही लाइबिलिटी को बियर करेंगे। और जो मिस्टर जॉन है बेटा वो दोनों से 1500 रुपये ही ले सकते हैं, किसी एक से पूरी रिकवरी वो नहीं कर सकते, किसी एक से वो पूरी रिकवरी नहीं कर सकते। सॉरी बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सुबह से बेटा क्लासेस ले रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा गला डिस्टर्ब, मैं ऑफ ही जाऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13। श्याम, मोहन एंड केशव वर पार्टनर्स इन MS नंदलाल गोकुलवाले एंड कंपनी। ठीक है, ये तीनों ही बेटा पार्टनर्स हैं। दे म्यूचुअली डिसाइडेड दैट श्याम विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल द गुड्स, मोहन विल डू द परचेज ऑफ गुड्स एंड केशव विल लुक आफ्टर द अकाउंट्स एंड बैंकिंग डिपार्टमेंट। तो तीनों ने बेटा अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर ली। No one will interfere in others' department. Once when Shyam and Keshav were out of town, Mohan got the information that price of their good is going down sharply due to some government policy which would result in heavy loss to the firm if goods not sold immediately. ठीक है बेटा, वैसे मोहन का काम क्या है? गुड्स को परचेज करना। लेकिन जब श्याम और केशव बेटा टाउन में नहीं थे तो उसको पता लगा कि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर चेंज आया है और अगर आपने अभी अपने गुड्स को नहीं बेचा तो बाद में आपको अपने गुड्स को हैवी लॉस पर बेचना पड़ेगा। ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट श्याम हु एक्चुअली हैज द अथॉरिटी टू सेल द गुड्स। एक्चुअली बेटा गुड्स सेल करने की अथॉरिटी श्याम के पास है, तो कोशिश करी मोहन ने कि भाई शाम तक पहुंचा जाए और उससे पूछा जाए, कॉन्टैक्ट किया जाए उससे कि क्या मैं गुड्स को सेल कर सकता हूं, लेकिन बात नहीं बन पाई। When Mohan could not contact the Sham, he sold all the goods at some reduced price to save the firm from heavy loss. फर्म को भारी नुकसान से बचाने के लिए बेटा उसने नॉर्मल से कम प्राइस पर उन गुड्स को बेच दिया। Thereafter, Sham and Keshav denied accepting the loss due to sale of goods at reduced price, as it's only Sham who has express authority to sell the goods.
बाद में बेटा शाम ने और दूसरा पार्टनर कौन था भाई, केशव ने मना कर दिया कि भाई जो भी आपने रिड्यूस्ड प्राइस पर बेचा है उस लॉस को हम बियर नहीं करेंगे, क्योंकि बेचने का राइट सिर्फ और सिर्फ शाम के पास था, आपको बेचना ही नहीं चाहिए था। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको बताना भाई क्या यहाँ पर हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या यहाँ पर हो सकता है। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर से बेटा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। आइए, सेक्शन 20 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द पार्टनर्स इन अ फर्म में बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर। हमने बात करी थी बेटा कि कुछ आपके पास इम्प्लाइड अथॉरिटीज होती हैं, लेकिन थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट आप उनको एक्सटेंड या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनी सच रिस्ट्रिक्शन, एनी एक्ट डन बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विच फॉल्स विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी बाइंड्स द फर्म अनलेस द पर्सन विद whom he is dealing knows of the restriction or does not know or believe that the partner to be a partner। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आपका आरटीपी के अंदर भी था दिसंबर 2023 वाली। Further, according to section number 21, a partner has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting the firm। ठीक है जी, इमरजेंसी में आपको कोई भी एक्ट करना पड़ रहा है बेटा अपनी फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप कर सकते हो। जो भी बेटा एक पर्सन करता इन द जनरल सिनेरियो इन हिज ओन केस एक्टिंग अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस एंड सच एक्ट्स बाइंड द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजंस एंड फैक्ट्स प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। दो शाम was expressively authorized to sell the goods, Mohan sold the goods at some loss. It was very much clear that Mohan has done what a person of ordinary prudence does in an emergency to protect the firm from heavy loss. Hence this sale will bind the firm। इसलिए बेटा ये जो सेल है वो फर्म को डेफिनेटली बाइंड करेगी, क्योंकि जो भी किया यहाँ पर मोहन ने, एक नॉर्मल मैन उस सिचुएशन के अंदर इमरजेंसी में अपनी फर्म को बचाने के लिए यही करता, इसलिए इस फर्म को, इस सेल को बेटा वैलिड माना जाएगा और ये सेल बेटा फर्म को बाइंड करेगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर, अरे भाई क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। X and Y were partners in a firm. The firm was dissolved on 12th June 2022, but no public notice was given। 12 जून को बेटा आपने फर्म डिसॉल्व की, लेकिन आपने कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं दिया। Thereafter X purchased some goods in the firm's name from Z। ठीक है, X ने भाई फर्म के नाम पर Z से कुछ गुड्स उठा लिए। Z was ignorant of the fact of dissolution of the firm. X became insolvent and Z filed a suit against Y for recovery of his amount। पूरा खेला हो गया बेटा यहाँ पर, पूरा खेला हो गया यहाँ पर। X ने बेटा गुड्स परचेज कर लिए Z से, Z को पता नहीं था कि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। बाद में X हो गया इंसॉल्वेंट और Z ने केस ठोक दिया बेटा Y के ऊपर, क्योंकि इसको तो ये लगा Y उसका पार्टनर है। State with reasons whether Y would be liable under provisions of Indian Partnership Act 1932 or not। आपको बताना बेटा क्या Y की लायबिलिटी बनेगी। आइए, as per section 45 of Indian Partnership Act 1932, the dissolution of a firm, the partners continue to be liable as such to third parties for any act done by any of them which would have been the act of the firm if done before the dissolution until public notice is given for the dissolution। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपकी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपकी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है तो आप फटाफट से पब्लिक नोटिस दे दीजिए, फटाफट से पब्लिक नोटिस दे दीजिए। अगर आपने एक पब्लिक नोटिस नहीं दिया और इन द मीनवाइल किसी भी पार्टनर ने बेटा कोई भी एक्ट कर दिया, किसी भी पार्टनर बेटा कोई भी एक्ट कर दिया, तो डेफिनेटली वो फर्म को क्या करेगा, बाइंड करेगा, डेफिनेटली वो फर्म को बाइंड करेगा। ठीक है, इन द गिवन केस X and Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म विच वॉज डिसॉल्व्ड but no public notice was given। After dissolution, X purchased some goods in the firm's name from Z, who was ignorant of the fact of dissolution of the firm. Hence, X became insolvent। Z filed a suit against recovery from Y of his account। और क्या होगा बेटा इसके अंदर, as per the provisions of section number 45, X and Y are continuing liable against third party even after dissolution, क्योंकि बेटा आपने अभी तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया। Hence X became insolvent, therefore Y will be liable to Z। इसलिए बेटा Y यहाँ पर लायबल रहेगा, इसलिए बेटा आपका Y यहाँ पर लायबल रहेगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एज पर सेक्शन नंबर 45,
अगर आपकी फर्म डिसॉल्व हुई है तो आपको पब्लिक नोटिस देना है। अगर आपने बेटा पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो कोई भी एक्ट अगर फर्म करेगी या फर्म का कोई भी पार्टनर करेगा तो वो बाकी पार्टनर्स को और पूरी फर्म को उसके अंदर बाइंड करता हुआ चलेगा। ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन बट बेटा हमने सुबह एक माइनर में किया था दिसंबर 2023 वाले आरटीपी के अंदर, जहां पर हम देखते हैं कि माइनर जब मेजर हो जाता है तो क्या प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, उसको देख लेना एक बार। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्टेट द मोड्स बाय विच अ पार्टनर में ट्रांसफर इज इंटरेस्ट इन द फर्म इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ सच ट्रांसफर। बेटा ये क्वेश्चन भी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन एक आपका था दिसंबर 2023 वाली आरटीपी के अंदर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका एक केस लॉ था उसके अंदर। ठीक है जी, देख लेना भाई, देख लेना दिसंबर 2023 की आरटीपी मैंने करा रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस सेशन के बाद देख लेना। आओ, सेक्शन 29 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड्स दैट अ शेयर इन अ पार्टनरशिप इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी। आपका जो भी बेटा पार्टनरशिप के अंदर शेयर है, आप जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो वैसे ही उस शेयर को भी ट्रांसफर कर सकते हो। बट एज द पार्टनरशिप रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के ऊपर बेटा होता है। द असाइनिंग ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट बाय सेल, मॉर्गेज और अदरवाइज कैन नॉट एंजॉय द सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज द ओरिजिनल पार्टनर। तो जो बेटा आपको, जिसको आपने बेटा ट्रांसफर किया है शेयर को, उसको सेम राइट्स नहीं मिलेंगे, सेम राइट्स और सेम प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे जो कि ओरिजिनल पार्टनर को मिलते हैं। ठीक है जी, क्या क्या राइट्स मिलेंगे बेटा? द राइट्स ऑफ सच ट्रांसफर आर एज फॉलोज। क्या मिलेंगे भाई? ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप, ट्रांसफरी इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरफेयर इन द कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के कॉन्डक्ट के अंदर बेटा इंटरफेयर नहीं करेगा, अकाउंट्स रिक्वायर्ड नहीं कर सकता और साथ ही साथ बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। यही क्वेश्चन आपसे सुबह पूछा गया था दिसंबर 23 वाली आरटीपी के अंदर कि क्या वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। तो ना तो वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता, ना ही वो अकाउंट्स मांग सकता, ना ही बेटा वो बिजनेस के कंडक्ट के अंदर इंटरफेयर कर सकता। He is only entitled to receive the share of the profits of the transferring partner। जिस भी पार्टनर ने बेटा अपना शेयर ट्रांसफर किया है, जो भी उसका शेयर बनता था प्रॉफिट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉफिट आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ राइट्स नहीं मिलने वाले। ठीक है जी। और जो भी बेटा प्रॉफिट्स एज एग्रीड है उसको वही बेटा लेना पड़ेगा, वो बुक्स को चैलेंज नहीं कर पाएगा कि भाई मुझे अकाउंट्स दिखाओ कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बेसिस पर मुझे प्रॉफिट दो। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कई बार केस लॉ आपसे ऐसे ही पूछ लेता है, केस लॉ में आपसे पूछ लेता है बेटा कि उसको प्रॉफिट मिल रहा था 10,000 रुपये का, लेकिन उसको लग रहा था कि भाई सेल ज़्यादा की हो रही है तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा बनना चाहिए, तो क्या वो अकाउंट्स को देख सकता है? नहीं भाई, किसी भी सिचुएशन के अंदर वो अकाउंट्स को नहीं देख सकता, किसी भी सिचुएशन के अंदर वो अकाउंट्स को नहीं देख सकता। चलिए, जब बात करते हैं बेटा डिसोल्यूशन के टाइम पर, यहाँ पर तो हमने बात करी ना कि अगर आपकी पार्टनरशिप चल रही है तो क्या राइट्स है। अब हम बात कर रहे हैं कि आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई या रिटायर हो गया आपका ट्रांसफरिंग पार्टनर, तब क्या होगा? टू रिसीव द शेयर ऑफ द असेट्स ऑफ द फर्म टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर वॉज एंटाइटल्ड। ठीक है, जो भी उसका शेयर बन रहा होगा वो शेयर इस पार्टनर को मिल जाएगा। एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ असर्टेनिंग द शेयर ही इज एंटाइटल्ड टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 31, no person can introduced as a partner in a firm विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। भाई यहाँ से भी क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, याद रखना। बार बार बोलता हूँ बेटा कि आप किसी भी पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते अपनी फर्म के अंदर जब तक सभी पार्टनर्स का कंसेंट ना हो। यहाँ पर मेजोरिटी का बात नहीं चलता बेटा कि मेजोरिटी पार्टनर्स ने कंसेंट दे दिया तो आपका नया एडमिशन हो जाएगा, नहीं होगा भाई। जब तक सभी पार्टनर्स नहीं देंगे, अगर 10 पार्टनर है बेटा उसमें से 9 ने कंसेंट दे दिया लेकिन एक ने कंसेंट नहीं दिया, तब भी आप नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते, तब भी आप नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। सभी पार्टनर्स का कंसेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है, सभी पार्टनर्स का कंसेंट बेटा यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है जी। एट द सेम टाइम अ पार्टनर इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम ट्रांसफरिंग हिज इंटरेस्ट। अ पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप कैन बी रिकॉर्डेड एज एन एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड टेंजिबल प्रॉपर्टी विच कैन बी असाइंड। जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा कि आप अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है जी, आप अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होते हैं बेटा समाप्त। 15 क्वेश्चन आर डन। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट 16 पर। एक्सप्लेन द स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अंडर LLP एक्ट 2008। स्मॉल LLP को आपको बताना है भाई क्या होता है। स्मॉल LLP की बात होती है बेटा आपकी सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर A के अंदर। इट मीन्स अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज एज में बी प्रिस्क्राइब, जो भी आपकी लिमिट बेटा बन रही है। और टर्नओवर के अंदर बेटा देखा जाएगा आपका कि कितना रहेगा, ठीक है। तो आपको लिमिट्स बस यहाँ पर आपको बतानी है, यहाँ पर बस आपको लिमिट्स बताते हुए चलनी है। आ जाओ, लास्ट के बेटा 3 क्वेश्चन आपके कंपनीज एक्ट के, जो हमने आरटीपी बेटा दिसंबर 23 की करी है, उसके अंदर आपके कंपनीज एक्ट के 2 क्वेश्चन की बनते हैं लास्ट में, ठीक है। और दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे, दोनों ही क्वेश्चन बेटा काफी इंपॉर्टेंट थे, जिसके अंदर हमने होल्डिंग पढ़ा, सब्सिडरी पढ़ा, इनकी केस लॉस पढ़े, मतलब गवर्नमेंट कंपनी पढ़ी, उसकी सब्सिडरी पढ़ी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको मेरी वीडियो देख के। आओ क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। इन द फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड देयर आर ओनली 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स है बेटा करंटली, देयर आर ओनली 5 मेंबर्स, देयर आर ओनली 5 मेंबर्स, ऑल ऑफ देम गो इन अ बोट ऑन अ प्लेजर ट्रिप इनटू एन ओपन सी, द बोट कैप्साइजेस एंड ऑल ऑफ देम डाइड बीइंग ड्रोन्ड, सारे के सारे बेटा डूब के मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इज फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, क्या बेटा उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है? क्या उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है बेटा? नहीं होगी। कंपनी के अंदर बेटा क्या होता है? परपीचुअल सक्सेशन पढ़ा हुआ है ना, परपीचुअल सक्सेशन बेटा पढ़ा हुआ है ना। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? कंपनी बेटा खत्म नहीं होती किसी के आने किसी के जाने से, है ना। परपीचुअल सक्सेशन को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? Further, is it correct to say that a company being an artificial person cannot own property and cannot sue or be sued? ये भी आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आइए, ओहो देखो, जैसा बोला बेटा, सबसे पहले आपका बात चलेगा परपीचुअल सक्सेशन का। सबसे पहले आपका बात चलेगा परपीचुअल सक्सेशन का। अ कंपनी ऑन इनकॉर्पोरेशन बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है जी। It is an artificial legal person and have perpetual succession. Perpetual succession बोले तो, और even if all the members of a company die, the company still continues to exist, क्योंकि बेटा उसकी एक अलग आइडेंटिटी है। It has a separate legal entity, तो अगर सारे मेंबर्स की मृत्यु भी हो जाती है तो वो फिर भी एग्जिस्टेंस के अंदर रहेगी। It has permanent existence, क्या रहेगा भाई? परमानेंट एग्जिस्टेंस इसकी रहेगी। The existence of a company is independent of the lives of the members. It has a perpetual succession, hence in the problem the company will continue as a legal entity. The company's existence is no way affected by the death of all the partners, all the members, ठीक है। तो इस प्रोविजन के हिसाब से बेटा आपकी कंपनी चलती रहेगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे पूछा गया था बेटा आपका आर्टिफिशियल पर्सन से, कि क्या बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी को कोई भी स्यू नहीं कर सकता, या कंपनी किसी को स्यू नहीं कर सकती, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं है भाई, जिसने हमारे साथ पढ़ा है मैंने ये आपको बताया भी था, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। आइए देखते हैं। द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कैसी स्टेटमेंट है बेटा? इनकरेक्ट। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। आर्टिफिशियल पर्सन हम इसको इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि इसका बर्थ नहीं होता जैसे हमारा आपका बर्थ हुआ है, ठीक है जी। ये हमने क्रिएट किया है। इट इज अ लीगल और जुडिशियल एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लोथ्ड विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। फर्दर द कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है बेटा, खुद का बैंक अकाउंट हो सकता है, लोन्स ले सकते हो आप, लाइबिलिटीज क्रिएट कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकते हो। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, ठीक है जी। एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इंकर लाइबिलिटी टू इट। इट कैन बी स्यू और इट कैन बी स्यूड, ठीक है। ये स्यू भी कर सकती है और स्यू हो भी सकती है ऑन इट्स ओन नेम। बस ये बात है कि ये मेंबर्स के नेम पर नहीं होगी, अपने नेम पर होगी, क्योंकि इसकी अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट सेंड टू जेल, टेक एन ओथ, मैरी और प्रैक्टिस अ लर्न्ड प्रोफेशन, ठीक है। सिर्फ 4 काम आप नहीं कर सकते, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में अलग से पूछ लेता है। इसको आप जेल नहीं भेज सकते, ये ओथ नहीं ले सकती, शादी नहीं कर सकती और प्रैक्टिस नहीं कर सकती एक प्रोफेशन के अंदर। हैंस इट इज अ लीगल पर्सन इन इट्स ओन सेंस। इंपॉर्टेंट है बेटा। एक के अंदर आपसे पूछा गया परपीचुअल सक्सेशन और दूसरे के अंदर आपसे पूछा गया आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एबीसी लिमिटेड हु वाज इनटू सेल एंड परचेज ऑफ आयरन रॉड्स, ठीक है जी। आयरन रॉड्स को सेल परचेज करती है एबीसी लिमिटेड। दिस वाज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मेंशन्ड इन द एमओए। एमओए के अंदर बेटा ये इसका मेन ऑब्जेक्ट मेंशन था।
द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर जॉन फॉर सम फाइनेंस रिलेटेड वर्क। अब उसने बेटा मिस्टर जॉन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया फाइनेंस रिलेटेड वर्क के लिए। लेटर ऑन द कंपनी repudiated the contract as being ultra virus. With reference of the same, briefly explain the doctrine of ultra virus. Important है भाई, doctrine of ultra virus important है. And what are the consequences of ultra virus acts of the company. तो सबसे पहले तो आपको बेटा बताना है कि doctrine of ultra virus क्या होता है और उसके क्या क्या consequences होंगे, ये भी आपको साथ ही में बताना है। आइए बेटा, doctrine of ultra virus. The meaning of the term ultra virus is simply beyond powers. ठीक है, कंपनी की पावर से बाहर। The legal phrase ultra virus is applicable only to acts done in excess of the legal powers of the doers. जो भी उनकी बेटा लीगल पावर्स है उसके आगे जाकर आप कुछ काम कर रहे हो तो। This presupposes that the power in their nature are limited. It is a fundamental rule of company law that the objects of a company as stated in its memorandum can be departed from only to the extent permitted by the act, thus far and no further. उससे ऊपर भाई नहीं जा सकते आप। In consequence, any act done or contract made by the company which travels beyond the power not only of the directors but also of the company is wholly void and inoperative in law. Definitely बेटा वो void रहेगा and therefore not binding the company. और बेटा कॉन्ट्रैक्ट ही void हो गया तो कंपनी को बाइंड नहीं कर पाएगा। On this account, a company can be restrained from employing its fund for the purpose other than those sanctioned by the memorandum. ठीक है, जो मेमोरेंडम के अंदर बेटा सैंक्शन है उसके अलावा आप किसी भी तरीके से अपने फंड्स को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। Likewise, it can be restrained from carrying on a trade different from one authorized to carry on. जो बेटा काम आपका ऑथराइज्ड है उसके अलावा आप कुछ काम भी नहीं कर पाओगे। The impact of doctrine of ultra virus is that a company can neither be sued on an ultra virus transaction. क्योंकि एक अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन बेटा कंपनी की अथॉरिटी से बाहर है, वो कंपनी को बाइंड नहीं करती, इसलिए कंपनी उसके ऊपर स्यू भी नहीं हो सकती। और नॉर इट कैन स्यू, ना तो स्यू हो सकती ना ही स्यू कर सकती। सिंस द मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। पब्लिक उसको इंस्पेक्ट कर सकती है। Therefore, one deals with a company one is deemed to know about the powers of the company. If in spite of this you enter into a transaction which is ultra virus of the company, you cannot enforce it against the company. Ultra virus का बेटा तो आप कंपनी को यहाँ पर बाउंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, an act which is ultra virus of the company being void cannot be ratified even by the unanimous consent of all the shareholders of the company. Hence, in the given case, ABC Limited cannot enter into a contract outside the purview of its object clause of MOA as it becomes ultra virus and thus null and void. ठीक है जी, आपका काम बेटा आयरन रोड्स को सेल एंड परचेज करने का है और वही आपने अपने MOA के अंदर बेटा क्या कर रखा है, मेंशन कर रखा है, तो आप उसी के ऊपर रिस्ट्रिक्ट रह सकते हो। जो अलग से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था बेटा कुछ फाइनेंस के लिए, फाइनेंस रिलेटेड वर्क के लिए, वो आप बेटा एनफोर्स नहीं कर सकते। इट विल बी नल एंड वॉइड। इट विल बी नल एंड वॉइड। ठीक है जी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है बेटा आपका, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये तीनों बेटा बहुत अच्छे तरीके से आपको कर लेने हैं। तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा आपके बनते हैं। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अंतिम 2 क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट से बेटा कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, Articles of Association of XYZ Private Limited provides that BOD can take the loan up to rupees 5 lakh for company by passing the board resolution. तो board resolution पास करके BOD 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। In that case, the loan amount is in excess of the limit. Special resolution is required to be passed in general meeting. अगर आपको 5 लाख से ऊपर का लोन लेना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग के अंदर। Due to urgent needs of the funds, BOD applied for loan in a reputed bank for rupees 10 lakh without passing the resolution in the general meeting. जो आपको जनरल मीटिंग के अंदर बेटा रेजोल्यूशन पास करना था 5 लाख से ऊपर के लोन पे, उन्होंने वो पास नहीं किया। BOD gave an undertaking to bank that special resolution has been passed for such loan.
द बैंक ऑन बिलीविंग ऑन सच अंडरटेकिंग लैंड द मनी। तो उन्होंने बोला भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुका है और उस पर विश्वास करके बैंक ने उन्हें लोन दे दिया। ऑन डिमांडिंग द रीपेमेंट ऑफ लोन कंपनी डिनाइड द पेमेंट एज एक्ट वॉज अल्ट्रा वायरस टू कंपनी काइंडली एडवाइस। जब बेटा लोन वापस मांगा गया उन्होंने बोला भाई ये तो हमारी पावर के अंदर ही नहीं था, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास ही नहीं किया हमने और हम पेमेंट नहीं करेंगे। इसके बेसिस पर भाई आपको एडवाइस करना है कि क्या होने वाला है। आइए जी, समझ गए होगे बेटा आप क्वेश्चन कहां से है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आ ही गया, लीजिए इंडोर मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, persons dealing with the company are presumed to have read the registered documents and to see the proposed dealing is not inconsistent therewith, but they are not bound to do more. They need not to inquire into the regularity of internal proceedings as required by MOA and AOA. ठीक है जी। This was also decided in case of Royal British Bank versus Turquoise. एक सेकंड, सॉरी, ये केस हमने पढ़ा था बेटा जब हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे, है ना। इन द गिवन केस XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज टेकन लोन फ्रॉम रेप्यूटेड बैंक फॉर ₹10 lakh बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन वाइल स्पेशल रेजोल्यूशन वाज नेसेसरी। स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए था लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन यहां पर पास किया है। BOD gave an undertaking to bank that special resolution has been passed for such loan. The bank on believing on such undertaking lends the money on demanding the repayment of loan. कंपनी ने बेटा डिनाई कर दिया कि ये तो अल्ट्रा वायरस है। On the basis of provisions of doctrine of indoor management, the bank can claim the amount of his loan from the company. भाई यहाँ पर doctrine of indoor management आपका आ चुका है एक्ट में और यहाँ पर बेटा बैंक रिकवर कर सकता है अपना मनी कंपनी से। The bank can believe on the undertaking given by board and need not to inquire further. As per the बेटा doctrine of indoor management, बैंक बिलीव कर सकता था उस अंडरटेकिंग के ऊपर और उसको इंक्वायरी की जरूरत नहीं थी और ऐसा ही बैंक ने किया। तो यहाँ पर बैंक के कोई भी फॉल्ट नहीं है, बैंक ने बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को फॉलो किया है और इसलिए बैंक बेटा बिल्कुल 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 क्या करता है बेटा, लायबल बना सकता है कंपनी को और उससे पैसा बेटा निकाल सकता है। ठीक है जी, आ जाओ बेटा आरटीपी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल मतलब बेटा आपका आ गया होल्डिंग और सब्सिडरी। आ जाओ, होल्डिंग सब्सिडरी बेटा सुबह वाली क्लास के अंदर भी कराया है। दिसंबर 23 का मैंने बताया था ना आरटीपी के अंदर होल्डिंग सब्सिडरी का केस लॉ था। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, बार बार पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। आइए बेटा, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। A company is a holding company in relation to one or more other companies, means a company of which such companies are subsidiary companies. बेटा होल्डिंग कंपनी आपका बनते हो या तो आपका बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या आपके पास बेटा 50% से ज्यादा वोटिंग पावर आ जाए कंपनी के अंदर, एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। या तो आपके पास खुद के पास आ जाए, या तो आपके पास खुद के पास आ जाए बेटा, या आपकी अपनी मिला के और आपकी सब्सिडरीज को मिला के आपके पास 50% से ज्यादा पावर आ जाए। इन दोनों ही केसेस के अंदर आप होल्डिंग कंपनी बन जाते हो। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड सच नंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नंबर है बेटा इस लेयर के अंदर उतने नंबर ऑफ कंपनीज आप कह सकते हो, उसके ऊपर नहीं काउंट होंगे। ठीक है, और हमने सुबह बेटा ऐसे देखा भी था, हमने देखा था बेटा एक कंपनी थी 3 लाख शेयर थे उसके टोटल एक कंपनी के, बाकी 2 कंपनी थी बेटा, एक के पास थे 70,000 शेयर और उसकी सब्सिडरी के पास थे बेटा आई थिंक इसके पास थे बेटा 80,000 शेयर, अरे यार 90,000 थे, इसके पास थे बेटा 90,000 शेयर और उसकी सब्सिडरी के पास थे बेटा 70,000 शेयर, इसकी सब्सिडरी के पास थे 70,000 शेयर। तो टोटल शेयर्स कितने हो गए बेटा 1,60,000, जो कि आपका 50% से ज्यादा हो गया, जो कि आपका 50% से ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये वाली जो कंपनी है बेटा ये क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी हो जाएगी इसकी। जैसे ये है आपका पी, ये है ए, ये है बी। ए के पास 90,000 शेयर है, इसकी सब्सिडरी के पास 70,000 शेयर है, मिलाकर हो गए 1,60,000 शेयर।
और इसके पास से 3 लाख शेयर, तो पी क्या हो गई बेटा, इसकी सब्सिडरी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपकी एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी बोले तो बेटा इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जिसके अंदर बेटा आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। और कैसे पता लगेगा बेटा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है बेटा कि एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर क्या है, आपके पास है, या डिसीजंस के अंदर कंट्रोल एटलीस्ट 20% आपके पास है। सॉरी, टोटल पावर आपकी, टोटल वोटिंग पावर आपके पास एटलीस्ट 20% है, या डिसीजन मेकिंग के अंदर आपका कंट्रोल है। दोनों केसेस के अंदर ही आप एसोसिएट कंपनी बन जाओगे। और जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है बेटा? जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट्स टू द नेट असेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है। आइए जी, टोटल शेयर कैपिटल का मतलब बेटा आपको समझ में आना चाहिए। इसके अंदर आपकी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों ही आते हैं। ये दोनों ही बेटा इसके अंदर आते हैं। ठीक है जी। आई थिंक कोई भी डाउट यहाँ पे बेटा आपका नहीं रहना चाहिए। अब आपका जून 2023 का आरटीपी खत्म हो चुका है बेटा मेरे साथ, और दिसंबर 2023 का आरटीपी भी आपका मेरे साथ हो चुका है। किस चीज़ का बेटा, किस चीज़ का हो चुका है? बिजनेस लॉ का। बिजनेस लॉ का आ चुका है बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस लॉ का आ चुका है। दोनों वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी बेटा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुँच पाए। कमेंट बॉक्स के अंदर बेटा अपना फीडबैक ज़रूर देना, वीडियो कैसी लगी, क्लासेस कैसी लगी, या आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या आप कोई फीडबैक देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है जी। साथ ही साथ बेटा दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। आपके बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आई नो आपके ग्रुप्स होते हैं बेटा, आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जिनको भी बेटा क्लासेस चाहिए या रिक्वायर्ड है, आप मेरा यूट्यूब का लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और जाते जाते बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना बेटा, और बेल आइकन को कर लेना प्रेस, ताकि बेटा जब भी हम लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, जब भी हम लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दैट इज इट फॉर दिस सेशन। काफ़ी मज़ा आया बेटा आरटीपी करके, और अभी हम बेटा एमटीपीस भी करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर भी करेंगे साथ में बैठकर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट पेपरों तक आपके साथ आता रहेगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी चैनल से दूर ना रहें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। मिलते चलिए बेटा जल्दी अगले वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग।